अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। नादरीन, इलेक्शन के ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने बन चुकी हैं। उसे दोहराने का मुकम्मल मुस्तकिल कोई इरादा नहीं है। जैसा आपके सामने कल ही अर्ज़ कर दिया गया था कि इलेक्शन के ताल्लुक़ से हमारी आखिरी वीडियो होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह इलेक्शन के ताल्लुक़ से कोई वीडियो नहीं बनाई जाएगी। अब सिर्फ अर्ज़ ये करना है कि मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद की जो फ़िज़ा ज़ाहिरी एतबार से नज़र आ रही है और लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराज़गी जो मुस्तकिल हुकूमत के तय जो एक मखसूस पार्टी है उसके तय जो मुस्तकिल लोगों की नाराज़गी है वो ज़ाहिर हो रही है, कैसे कैसे अंदाज में ज़ाहिर हो रही है। और ये नक्कारा खुदा है एक तरह से। अगर हम मुस्तकिल इत्तेहाद के साथ काम करें और इसी तरह से इत्तेफाक के साथ हम काम करें और अपने वोट को ज़ाहिर न करें जिन इलाकों में भी वोट नहीं हुआ है, और सिर्फ चेहरा देख करके वोट न डालें बल्कि बहुत सोच समझ करके वोट करें, तो नाजरीन अब ये वक्त है जिसको मौलाना क़रीर रहमान सज्जाद नअमानी फरमा रहे थे कि अब ये वो वक़्त है कि जिन लोगों ने किसी तरह बहकाए में आकर वोट दिया था एक मखसूस पार्टी को, वो भी तौबा तिल्ला कर रहे हैं कि हमारे से गलती हो गई है, ये हमने बहुत गलत किया है और आइंदा हम ऐसा नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, एक वक्त है, अब जागने का भी वक्त है और ये सोचने का वक्त है कि एक मौका अल्लाह ने पैदा कर ही दिया है कि दूसरे लोग जिन्होंने वोट दिया था शौक़ से और या अल्फाज के बहकाए में आकर के वो लोग भी मुस्तकिल जाग रहे हैं। चूँकि आज दूसरे किसी इलाके में वोटिंग थी, अभी बहुत जगह है वोटिंग के जहां वोटिंग अभी बाकी है। तो मैं जनता की और आवाम की नाराज़गी किस तरह है मुस्तकिल मखसूस पार्टी के ख़िलाफ़ और उसका किस तरह इजहार हो रहा है, मैं उसे आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बंदा है जिसका चैनल है बुलंद भारत के नाम से या बोलते भारत के नाम से, उसने बहुत कीमती बहुत गहरी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उसे आपके गोश गुजार करूं, आपको उसकी बातें सुनवाऊं और हमारे किसान भाई, हमारे मजदूर भाई और इसी तरह इनके साथ क्या क्या जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसने सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। आप उसकी बातों का बगौर समाअत फरमाएँ। और फिर ये वीडियो हमारा सिर्फ ईमान वालों के लिए, भाइयों के लिए नहीं है, बल्कि तमाम बिरादरान वतन के लिए भी है कि वो भी सोचने समझने की कोशिश करें कि वक्त पर सफ़ाक बंदा बन जाता है, जुल्म करने वाला बन जाता है, और फिर जब उसकी अपनी जान पर बनती है या इक़्तिदार पर बनती है तो वो मुस्तकिल जो है एक तरह से खुशामद पर आ जाता है। तो ये ध्यान से सुनने और समझने की और सोचकर काम को करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से 10 साल से भुगत रहे हैं, आइंदा भी कहीं एक छोटी सी गलती ये मुस्तकिल जो है ना हमारे लिए परेशानी का बाइस और ज़रिया ना बन जाए, तो इसका बहुत ध्यान रखा जाए। लीजिए आपके सामने बोलता भारत के नाम से एक चैनल है, उसके एडिटर हैं, उसकी वीडियोज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जान के दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे यूट्यूब पर डल जाए, बल्कि इसलिए कि आपके कानों तक वो आवाज़ पहुँचे किस तरह उस बंदे ने समझाने की कोशिश की है और हम आइंदा से मोहतात होकर के काम करें। लीजिए सुनिएगा। आज आपने वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे गांव में आ गए। 5 साल में आए हो गए, 5 साल तक कल कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हालत दूसरे फेज से ऐन पहले ऐसी हो चुकी है कि उनको लातों और जूतों से मारकर गांव से भगाया जा रहा है। अब तक हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वाले लोग गांव में जा रहे थे, किसानों से सवाल पूछ रहे थे, लेकिन सवाल पूछने के बाद भी किसानों को पुलिसिया प्रशासन के तहत ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया जाता था, उनको डराया धमकाया जाता था, घर में कैद होने के लिए मजबूर किया जाता था। तो किसानों ने ठान लिया, ठीक है, इनको लग रहा है कि हमारी संख्या कम है तो हम अपने लोगों को जागरूक करते हैं। अब जब ये गाँव में जा रहे हैं तो पूरे के पूरे गाँव का जत्था
इनसे सवाल पूछने के लिए वहीं चौपाड़ में बैठा मिलता है। इनको बोलने दिया जाता कि भाई साहब ठीक है बोल लो, तुम बोल लो, उसके बाद हम सवाल पूछेंगे। आज यही हुआ हरियाणा के रोहतक की जो बहुत ही हॉट लोकसभा सीट है, वहाँ के मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ चौपाड़ में पहुँचे, बोले दो चार लफ्ज़ इनको जो बोलना था, फिर एक महिला उठकर बोलती है कि आपने बोल लिया अब मैं बोलूँगी। और उन्होंने सवाल पूछा कि पिछले 5 साल तक तुम कहाँ थे, हमारे गांव की जो समस्याएं थी आज तक आकर आपने पूछा कि हम किस समस्या से जूझ रहे हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या दयनीय दशा हमारी है। सांसद साहब सोफे के ऊपर बैठकर बीच में बेइज्जती के घूंट सहते रहे, लेकिन कुछ देर बाद जब महिला ने अपनी बातें जारी रखी तो सारी भाजपाई मंडली उस महिला के ऊपर टूट पड़ी, उनसे माइक छीन लिया और जोर जबरदस्ती करने लगे, हा हुल्लड़ करने लगे। उसके बाद किसानों को इस मौजूदा सांसद ने, जो अपनी बेइज्जती करवा रहा था बैठा बैठा, उनको कांग्रेसी कहा और डराना धमकाना चाहा। उसके बाद जो सुताई हुई वो दिखाऊंगा। पहले महिला ने सोफे पर बैठाकर इनके आंखों में आंख डालकर जो सवाल पूछा और पूरा गांव बैठा बैठा देख रहा था, वो तस्वीर आपके सामने। आप भी बोलिए, हम भी बोलना चाहेंगे। 5 साल में आज आपने ससरौली गांव दिखा है। 5 साल तक अब बीजेपी सरकार ने कौन सा काम करा जो ससरौली गांव में आपने आने का ये पूछा हो, अब ससरौली गांव में क्या दिक्कत चल रही है, क्या समस्या चल रही है। कोई से गांव में आप पहली बार आए, आज आपने वोट की जरूरत पड़ी तो आप हमारे गांव में आ गए। 5 साल में आए हो गए, 5 साल तक कल कोई भी नेता हमारे गांव में नहीं आया है। तो हम आप आए, उन्होंने कहा आपकी बात नहीं हो रही है। ये सांसद साहब मात्र 7,000 वोटों से जीते थे और उस समय मोदी की जुमलेबाजी की लहर थी, नहीं तो इनका कोई व्यक्तिगत जन आधार भी नहीं है। हरियाणा में ये सांसद सबसे कम सांसद निधि खर्च करने वाला व्यक्ति है, सबसे कम सांसद निधि। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे ना कि 5 साल तक तुम थे नहीं, व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूँ कि ये लोगों के बीच में नहीं गया। अब इसको टिकट मिल गई तो फिर से ये लगातार वोट मांगने के लिए लोगों के बीच में जा रहा है और स्थिति आपके सामने आ रही है। क्या कहा, 5-4 सवाल पूछे किसानों ने, गांव के लोगों ने, 5 साल तक कहाँ थे, किसानों के ऊपर गोली क्यों चलाई, रोजगार क्यों नहीं दे रहे, अग्निवीर क्यों थोप दिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार ये किया, 4-5 सवाल पूछे। तो भाई साहब ये और इनकी पूरी मंडली इनके साथ जो काफिले में आती है ना, वो महिला को भड़काने लगे और गांव के और लोग जिनसे सवाल पूछ रहे थे उनको हड़काने लगे और ज़बरदस्ती उनको बोला कि बैठ जाओ, चुप कराने लगे उनको। उसके बाद इसने कहा कि 5 सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। जो महिला ने सवाल पूछे थे, गांव वाले ने सवाल पूछे थे, उनका जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्यों नहीं आए उसका जवाब नहीं दिया। कहा कि अगर हम न होते तो 370 धारा हट पाती क्या, अगर हम न कुछ करते तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या, अगर हम न होते तो इस तरह का विकास के रोड पर जो भारत दौड़ रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये हो पाता क्या। ये स्टेटमेंट इस आदमी की थी। ये व्यक्ति गांव में आकर पहले कभी आए नहीं, सवाल पूछ रहे हैं, तब कांग्रेस ही बताकर अपने सवाल थोप रहे हैं, वहीं नफरत और झूठ का बोलबाला जबरदस्ती लोगों के मुंह पर चिपका रहे हैं। भाई साहब ये लोकतंत्र हनन होते हुए तानाशाही चरम सीमा पर पुलिसिया तंत्र के साथ लोगों के मुंह सीलने वाली इनकी मनसा देख लीजिए। क्या कांग्रेस की सरकार होती धारा 370 हटाती? पहला सवाल, क्या कांग्रेस की सरकार होती राम मंदिर बनाती? क्या कांग्रेस की सरकार होती तो एक देश एक कानून लेके आती? क्या कांग्रेस की सरकार होती तो महिला आरक्षण लाती? क्या कांग्रेस की सरकार होती तो 3 तलाक लाती? क्या कांग्रेस की सरकार होती तो धारा 370-35 लाती? फिर 5 सवाल हमारे जवाब दे दो भाई, 5 सवालों का हमारा भी जवाब दे दो, थारे पास अगर है तो। अकड़ देख ली आपने, लोगों के बीच में ये गलती में है, नहीं गए लोगों के बीच में, कोई काम नहीं कराया 5 साल में, सिर्फ झूठ फेंकी और मोदी जी ने 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया, उनका नाम गिनवा रहे हैं। ये फिर से सत्ता में आएंगे तो भाई साहब खींच खींच कर थप्पड़ आपको मारने वाले हैं। लेकिन कौम ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जिंदा दिल वर्ग हमारे देश में ऐसे हैं जो इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना जानते हैं। इनको और इनके कार्यकर्ताओं को जबरदस्त सुतियाया गया, बीच बचाव करके इनको चौपाड़ से निकाला गया, गाड़ी में बैठाया गया, लोग पीछे पड़ लिए, भगा भगा कर इनको दौड़ाया है। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि हाँ
ये कितना ही अपने आप को अकड़ में अंदर रखते हो, बेशक से 2 बार बन गए या तीसरी बार भी बन जाए, लेकिन जो मार्शल कौम है, लड़ने वाले वो लोग हैं, इनको ज़मीन दिखाने के लिए सक्षम है। इनके बाप दादाओं का ये देश नहीं है, ये सबका है। ज़मीन देखिए इनकी। ये डॉक्टर अरविंद शर्मा साहब आज लगातार इसी बेल्ट में घूम रहे हैं जिस गांव का मैंने दृश्य दिखाया। हर गांव में लगभग इनका यही सुताई अभियान लगातार चालू है। अब भी लगातार चल रहा था। एक और गांव में मैं देख रहा था। अब लेकर चलता हूं रोहतक से हिसार में। आज ये रणजीत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहुत इनको ज़मीन लोगों ने दिखा रखी है। क्योंकि यहाँ की पहले क्षेत्रीय पार्टी में थे, जननायक जनता पार्टी में मंत्री थे। इनके मंत्री रहते किसानों ने इनसे गुहार लगाई थी कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। इन्होंने साथ नहीं दिया। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। फिर से गोली चलवाई उनके ऊपर। इनका हिसार के गांव में ऐसा विरोध हुआ, इनको बोलने भी नहीं दिया गया। बीच मंच पर इनको बिना भाषण दिए भागना पड़ा। हाँ, ऐसी हालत आ गई है कि गांव में आते हैं प्रचार करने के लिए, आम लोग होते, पता ही नहीं होता कि कोई आएगा नहीं आएगा। ये दिखते हैं तो लोगों के आंखें में एकदम से चश जाते हैं कि यही है वो हत्यारे। और देखते ही लोग अंदर से आवाज़ निकलती है कि क्यों मारा किसानों को, लखीमपुर खीरी वाले किसानों को क्यों न्याय नहीं मिल रहा। लंगर बंटवाने के लिए आया था शुभकर्ण सिंह, 21 साल का इकलौता भाई, उसको मौत के घाट क्यों उतार दिया, क्यों की ले गाड़ी गई, क्यों हमें दिल्ली नहीं जाने दे रहा। तुम गांव में आकर किस हैसियत से वोट मांग रहे हो हमारे अधिकारों को कुचल करके। देख लीजिए वीडियो इनके भगते हुए की। बोलन खातर कहो हमें बोलन तो थोड़ी रोका ना इसकी दिक्कत है, इसकी दिक्कत को बोल के जवाब देना भाई साहब एक बार बोल के जवाब देना, एक बार बोल दे, एक बार बोल दे। बीजेपी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अरे नच्चो 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठ जाओ बैठ जाओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। पंजाब में भी लगातार यही स्थिति है। जितनी किसान बेल्ट है उसमें ये अपनी अकड़ तो दिखा रहे हैं, लेकिन किसान इनका कोई दबाव नहीं मान रहा है। जितना ये क्रूरता दिखा रहे हैं इनको डबल करके दे रहे हैं। ये धारा 144 लगा दी थी बॉर्डर पे ऊपर, तो किसानों ने गांव में 288 लगा दी। ये उनको कांग्रेसी बताकर उनके ऊपर अपनी बातें थोपना चाहते हैं। पुलिस या डंडे का इस्तेमाल करते हैं तो डबल डंडा किसानों के हाथ में होता है, तब ये चौपाड़ में जाकर वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। तब ये तो भाई साहब सांसद हैं जो वोट मांगने के लिए इनको गाँव में आना पड़ता है। ऊपर सीढ़ी वाले जो हेलीकॉप्टर से आते हैं सीधा रैली में पहुँचते हैं, पंडाल से झूठ और नफरत फैलाने लगते हैं। पिछले चरण के चुनाव के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी जी इस देश की जनता जिन मुद्दों से त्रस्त है उनके ऊपर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे। न रोज़गार के ऊपर, न महंगाई के ऊपर, न महिलाओं की दुर्दशा के ऊपर, न किसानों के ऊपर, न भटकते हुए पढ़े लिखे युवाओं के ऊपर एक लफ्ज़ उनके मुख में है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आ गई तो देश ख़त्म हो जाएगा, ये लफ्ज़ उनके मुख में है। मुस्लिम लीग की छाप मिलती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, फिर मछली पर आ गए, फिर मटन के ऊपर आ गए। आज उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की इनहेरिटेंस जो मिलनी थी, विरासत जो मिलनी थी, उसमें कोई कमी नहीं हो जाए, इसलिए विरासत टैक्स हटा दिया था। वो नियम ही हटा दिए थे। बेशर्मी की हद देखिए। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की
अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई, जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। पहले संसद भवन में 2-2 घंटे नेहरू को जिम्मेदार बताते थे। अब इलेक्शन के समय पर लोग और जनता इस जवाब मांग रही है कि रोजगार और महंगाई का क्या रहा, तो ये कह रहे हैं कि ये देखो कि अगर हमारी जगह कांग्रेस होती या फिर से अब कांग्रेस आ गई तो तुम्हारी दुर्दशा क्या होगी। ये कांग्रेस का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं खुद कुर्सी के ऊपर होते हुए भी। मटन मछली से भाई साहब मंगलसूत्र तक ही आ गए। महिलाओं के मंगलसूत्र को नाम पर डराते हुए वोट मांग रहे जनता से कि कांग्रेस आ गई तो आपके मंगलसूत्र बेच देगी। बेशर्मी की हद होती है। पूरा आईटी सेल कांग्रेस पार्टी के पीछे लग गया है कि क्योंकि उनका मैनिफेस्टो राहुल गांधी ने देश की जनता में भ्रमण करके तैयार किया है, हर वर्ग के दिल में समा रहा है। जो उनके मन में आवाज़ थी उनको उस मैनिफेस्टो में समाहित किया गया और ये बर्दाश्त नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद इनको लगा कि तुम्हारी ज़मीन खिसक रही है तो पूरी तरीके से पसर गए हैं पूरे देश में झूठ और नफरत फैलाने के लिए। तमाम गोदी मीडिया, तमाम नफरती चिंटू और ये भाजपा के सारे स्टार प्रचारक, दिन में पीएम मोदी तक शामिल है। सरेआम सबसे बड़े झूठ तो वहीं बोले और इस झूठ को सही ठहराने के लिए सोशल मीडिया पर इनके दलाल बैठे होते हैं। गलत हो या सही हो, उनको ये थोपना है इस देश की जनता के ऊपर। मेरे देश का दुर्भाग्य मैं यही मानता हूँ, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी, 21वीं सदी में होने के बाद भी, आधुनिकता में एंट्री करने के बाद भी, सबके पास स्मार्टफोन होने के बाद भी, इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, फिर भी सीधे तौर पर ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। इससे मकसद से लगे हुए हैं। देश की जनता को इनको ये ज़रूर दिखाना होगा कि मोदी जी आपके झूठ और नफरत के व्यापार में हम हिस्सेदारी लेने वाले नहीं हैं। पहले चरण में आपने दिखा दिया कि आपके मुद्दों पर ये बात नहीं कर रहे, पूरे मीडिया को खरीद करके आपकी आवाज़ को दबा करके अपनी ही मन की बात सुना रहे हैं, तो आप वोट न डालकर उदासीन सा दिखा सकते हैं। वो देश की जनता ने दिखा दिया। लेकिन दूसरे तीसरे जितने चरण आने वाले हैं उनमें ये दिखाना आपको होगा कि ये आपको आपस में लड़वा कर अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो भी आप कामयाब नहीं होने देंगे। अब ये किसके ऊपर आ गए हैं? मुस्लिम आरक्षण के ऊपर आ गए हैं। पहले इन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी आपसे आपका हक ले लेगी, पीढ़ियों ने जो कमाया है उसको छीनकर ज़्यादा बच्चे वालों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी, मुसलमानों में बांट देगी। अब लगातार इनको लग रहा है कि कल दूसरे चरण के चुनाव हैं तो आज पूरा मसला घुमा दीजिए, मुसलमानों के ऊपर उतार दीजिए। कर्नाटक में इन्होंने बोला है कि देखिए वहाँ कांग्रेस सरकार ने सभी मुसलमानों को, जितने भी मुसलमान हैं सबको ओबीसी का हक दे दिया। ओबीसी वाले ऑलरेडी थे, उनका हिस्सा काटकर मुसलमानों में बांट दिया आरक्षण का, हर क्षेत्र में वो दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। अभी ओबीसी घोषित कर दिया तो बहुत बड़ा तूफान हो गया। यानी वहां कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन ओबीसी लोगों को आरक्षण मिलता था, उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था,
संविधान के विपरीत बना दिया था, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना के विरुद्ध बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? इलेक्शन के समय पर ही इनको याद क्यों आ रहा है? 1994 में उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भाई साहब ये नोटिफाई किया था। 1995 में देवगौड़ा जी ने इस मुस्लिम आरक्षण को, जो कर्नाटक का जिक्र हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, लागू कर दिया था। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा कितनी बार कांग्रेस के अलावा बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। वर्ष 2007 में भारतीय जनता पार्टी की BS येदियुरप्पा जी की लीडरशिप में सरकार आती है। भारतीय जनता पार्टी की 2008 से 2011 में सरकार आती है। 2011 से 2012 में, 2012 से 2013 में बीजेपी की सरकार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की इसके अलावा 2018 में सरकार रहती है। भारतीय जनता पार्टी की इसके अलावा 2019 से 21 और 21 से 23 में सरकार रहती है। इतने सालों तक सरकार रहते हुए इनको 1994-95 में लागू किया गया मुस्लिम आरक्षण से दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब चुनाव आ गया, इनको पता है स्थानीय मुद्दों पर तुम फिसड्डी हो चुके हो, देश की जनता जान चुकी है, तराही तराही माम कर रही है। गोदी मीडिया पूरा विश्वगुरु का गुब्बारा तुम्हारा फट चुका है, सब बेनकाब हो चुके हैं। तो अब मुसलमानों के तहत 370 राम मंदिर के तहत चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन मेरे देश की जनता जब ये 5 से 6 बार उसी कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे, तब इनको उस आरक्षण की परवाह नहीं थी, और अब चुनाव के समय पर इसको उठा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस देश की जनता का IQ इतना भी नहीं है? क्या मोदी जी और उसकी मंडली समझते हैं कि देश की जनता को इन्होंने पूरे के सिस्टम में फंसाकर इतना अंधभक्त बना दिया है, उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी है कि वो किसी भी बात पर विश्वास कर लेगी? इनका घमंड तोड़िए, इसी दूसरे चरण में तोड़िए। मेरे देश की जनता जहाँ जहाँ जिस राज्य से आवाज़ सुन रही है, इसी दूसरे चरण में इनको दिखाइए कि इनके झूठ और नफरत के बाजार में वो अपना सिर धंसाने वाले नहीं। जब ज़मीन पर आ जाएंगे, ये हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे कि हमने हर वर्ग को कुचला, जो वादे किए थे वो नहीं निभाए, आगे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद सरकार इनकी आओ या फिर किसी और की, हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के मुद्दे के ऊपर चर्चा करे और उन्हीं की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करे। उसके बाद क्या दिक्कत है? समझिए, देश बदलना आपके हाथ में है और शायद ये आखिरी मौका है। नमस्कार।